नाज़रीन, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं केसर टीवी। खबर की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच आज मुठभेड़ का दूसरा दिन है। बीते दिन दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था। इस दौरान दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद सेना से दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई थी। वहीं इस दौरान बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। वहीं आज दूसरे दिन भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। बता दें कि अब तक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वहीं दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए फौज का एक बड़ा अमला तैनात किया गया है। हालांकि पहले से ही बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 यूनिट तैनात हैं। दहशतगर्दों के जंगल में छिपे होने के शक पर पैरा कमांडो, टैंक और ड्रोन की मदद से जंगल को खंगाला जा रहा है। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और जिसके बाद से लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस पर मजीद चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान संजीत सिरोही, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका केसर टीवी पर। और आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से दहशतगर्दाना हमले वादी कश्मीर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल फौज की गाड़ी पर भी हमला किया गया। किस तरह से देखते हैं आप इन सभी हमलों को? यास्मीन जी, ये जो हो रहा है श्रीनगर में अभी हुआ, सोनामर्ग में हुआ, गुलमर्ग में हुआ और अब जो अखनूर में हो रहा है, ये एक सिलसिला है जो चलता जा रहा है। और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पहले लोकसभा का इलेक्शन हुए, उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने आके वोट डाले। उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें भी तादाद में आके लोगों ने वोट डाले। तो ये चीजें पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। और जब पाकिस्तान को कोई भी हजम नहीं होती है तो फिर जो आईएसआई है उनकी, वो टेररिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो है कहती है कि तुम कोई ना कोई एक्शन करो, क्योंकि आईएसआई बहुत पैसा खर्चती है टेररिस्टों के ऊपर। इनकी आईएसआई की जो टेररिस्ट फंडिंग है उसको बंद होने का अंदेशा होता है। तो ताकि पैसा उनके पास आता रहे, इसलिए वो कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। और ये जो कार्रवाई हो रही है फौज के ऊपर, ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो पिछले 20-30 साल से ऐसे ही चल रही थी और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फौज पूरी की पूरी तैनात रहती है। हाँ, जहां तक एम्बुश का सवाल है, आप पहले से ये नहीं बता सकते कि ये एम्बुश किस जगह लगना है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि जब एक बार एम्बुश गाड़ियां हो जाती है, उसके बाद जो क्विक रिएक्शन है, आप किस तरीके से उसका रिएक्शन करते हैं, वो जरूरी है। और ये कल के जो आतंकी हमले में साबित कर दिया है कि पहले 3 आतंकवादी को ढेर किया, अब चौथे को भी मार दिया। कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। जब कॉर्डर पूरा हो जाएगा, उसके बाद सीक एंड डिस्ट्रॉय, मतलब ढूंढो और उनको तबाह करो। संजीत साहब, जिस तरह से देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना हमले देखने को मिलते हैं और लगातार कई हमले इस बीच में हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान की तरफ से बार बार उनको बोला जाता है कि आप दहशतगर्दी पर लगाम लगाइए, पर कहीं मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा है? तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसका एक परमानेंट, क्या कोई हल कभी निकल सकता है कि इस तरह से इतनी कीमती जानों को हमें हर बार इन हमलों में गंवाना पड़ता है? यास्मीन जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बावजूद इतनी कोशिशों के, अब अगर 1999 से आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, वो लाहौर गए, उन्होंने लाहौर में जाके लाहौर डिक्लेरेशन की। और ये लाहौर डिक्लेरेशन मेरे ख्याल जनवरी और फरवरी में हुई, और मई में जाके जो है पाकिस्तानी फौज जो है कारगिल में घुस गई। उसके बाद जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने सब जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि जो है आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, पड़ोसी वही रहेगा। तो उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने 2014 में अपने आसपास के जितने कंट्रीज हैं, देश है, उनके सबके जो हेड ऑफ द स्टेट थे, उनको सबको बुलाया, जिसमें नवाज शरीफ जी को भी बुलाया। कोशिश हमारी पहले दिन से ये रही है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। लेकिन प्रॉब्लम अब पाकिस्तान के जो साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो इलेक्टेड सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट है, उनके हाथ में कुछ नहीं।
सारा का सारा हाथ जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ है। तो जब तक पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहेगी कि ये दहशतगर्दी भारत में बंद करनी चाहिए, तब तक ये दहशतगर्दी चलती रहेगी। कल पहले नवाब शरीफ थे, अब ये शहबाज शरीफ है, कल कोई और आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, और ये सब चाहे आप इनसे कितनी भी बात कर ले, लेकिन इनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब तक बातचीत पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी जो ये समझौते की लैंग्वेज है वो नहीं समझती है, पाकिस्तानी आर्मी को जब तक उनके ऊपर चोट नहीं लगेगी, सीज फायर क्यों मानने के लिए बाजवा साहब तैयार हुए? क्योंकि जब हम गोला बारूद चलाते थे तो वो उनका भी गोला बारूद लगता था, और उनकी आज हैसियत नहीं है कि वो इतना एम्यूनिशन जो एलओसी पे खर्च कर से। तो मेरा पॉइंट ये है कि बातचीत से नहीं होगा, एलओसी के ऊपर दोबारा सीज फायर हमको बंद करनी चाहिए। और जहां से टेररिस्ट आते हैं, जैसे अखनूर एरिया से इन्फिल्ट्रेट हुए, अखनूर एरिया की जो एलओसी है, जो बॉर्डर एरिया है, उसके ऊपर बमबारी करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तानी फौज और टेररिस्टों को पता लग जाए कि अंदर जाके अगर फौज के हमला करोगे तो फौज जो है तुम्हारे ऊपर बॉर्डर पे हमला करेगी, तुम्हारी कैजुअलिटी बॉर्डर पर करेगी। यास्मीन जी। क्या संजीव साहब, लगता है कि अभी जयशंकर जी भी गए थे, वहां पर मीटिंग हुई थी और उसमें शामिल हुए थे, पर इस मुद्दे पर पाकिस्तान से सामने से बात नहीं की गई। कहा गया कि जब तक दहशतगर्दी पे लगाम नहीं लगेगी तब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोई बात नहीं होगी। तो क्या मुश्किलात हैं, क्यों नहीं बात हो पा रही है, क्यों इस तरह के जो ये माहौल बना हुआ है पूरा, क्या इसमें रुकावट पैदा हो रही है? देखिए यास्मीन जी, जयशंकर जी वहां पे पाकिस्तान गए थे, वो पाकिस्तान वालों से मिलने नहीं गए थे, वो एससीओ समिट में जी। तो एससीओ समिट एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जहां पे हर देश के फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो जी भी हमारे यहाँ पिछले साल आए थे, हमारे भी वहां पे गए। तो हमारी बायलैटरल उनके साथ कोई बातचीत नहीं, और मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं कि जब तक पाकिस्तान ये दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह के कोई ताल्लुकात, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, किसी चीज का, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, हम उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। हमारी ये शर्त है और हम इस शर्त को पूरा मानते रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अब जो है समय आ गया है, ये नहीं बाज आएगा। आप दोबारा जो एलओसी के ऊपर, एलओसी को गर्म करो और एलओसी के ऊपर जो है बमबारी करो, ताकि उनके भी बमबारी हो, उनकी भी कैजुअलिटीज हो, और तब उनको पता लगे कि जब किसी देश का सैनिक मरता है तो एक सैनिक नहीं मरता, पूरा परिवार मरता है, और पूरे देश में जो है इस चीज का अफसोस किया जाता है। यास्मीन जी। बिल्कुल, पूरे एक शहीद पूरे परिवार के पीछे, उनका पूरा परिवार छूट जाता है, जिनके ऊपर पूरा गम का, पूरे इलाके में सबको गम का माहौल होता है, क्योंकि एक शहीद होना, एक शख्स का इस दुनिया से चले जाना बेहद अफसोसनाक और मायूस कुन बात होती है। बिल्कुल संजीत साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजूहात है जो पाकिस्तान अपनी आर्मी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, उनको अपनी आर्मी की सुननी पड़ती है बजाय सरकार के अपनी मर्जी के? देखिए, आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए, 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आजाद हुए थे, तब से आप देखिए कि पाकिस्तान और आजाद की अगर आप फौज को कंपेयर करें, हमारी फौज जो है, गवर्नमेंट किसी की हो, हमारी फौज हमेशा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ चलती है। लेकिन उनकी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो उनका आप देखोगे उनका ज्यादातर जो समय है वो जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप में गुजरा है। चाहे अयूब खां थे, चाहे याया खां थे, उसके बाद जो है मुशर्रफ आए, तो ये सारे के सारे जो मिलिट्री लीडर है, तो वहां पे आर्मी का इतना कंट्रोल है कि वो जो है बजाय इसके कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आर्मी को कंट्रोल कर सके, आर्मी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कंट्रोल करती है, और कंट्रोल ही नहीं करती है, वो डिसाइड करती है कि इस इलेक्शन में हमको किसको जितवाना है। आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, बिना आर्मी के वो कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो नहीं जीत सकता। इमरान खान जीते आर्मी की वजह से, अब ये इमरान खान हारे तो आर्मी की वजह से। तो वहां की आर्मी शुरू से ही ऐसी रही है कि उन्होंने पूरा का पूरा शिकंजा कसा हुआ है, और वहां पे मैं
पॉलिटिकली लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, आप वहां पे जुडिशरी की बात कर लो, जी आप वहां पे जो पुलिस की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, वहां पे जो रूलिंग पार्टी है वो एक आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आर्मी की लैंग्वेज समझती है, उनको ये डिप्लोमेसी नहीं आती है। जी यास्मीन जी, जी संजय साहब, अभी दहशतगर्दाना हमले देखने को मिले, अभी यहाँ पर फिर से कल भी गाड़ी पर हमला किया गया और आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है, एक दहशतगर्द को मार भी गिराया गया है। क्या लगता है इस तरह के हमलों से जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा जी। हमारी फौज जो है पूरी बैटल इनॉकुलेटेड है। ये 89 से शुरू हुआ था और आज जो है 24 आ गया है। आप अंदाजा लगा लो कि तकरीबन 35 साल से हम इंसर्जेंसी से लड़ाई कर रहे हैं, और हमारी फौज जो है पूरी, मेरे को लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी को के साथ डील करने के लिए मोस्ट क्वालिफाइड, मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी है। तो इसलिए ये कोई नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, ये चीजें चलती रहेंगी। 370 आया, उससे काफी 370 को हटाया गया था, उससे काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अभी ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है वो पाकिस्तान को गवारा नहीं है। वो ये प्रूव करना चाहती है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी बिल्कुल फेल हो चुकी है, और वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में, जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं चलती, वहां पे जो टेररिस्टों का राज चलता है। तो इसमें जो है ये चलता रहेगा, लेकिन इसमें जैसे जैसे अब ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, आर्मी उसी हिसाब से अपनी जो है टैक्टिक्स, अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करेगी, और आगे आगे हालात ऐसे आएंगे कि धीरे धीरे करके हम इस पे कब्जा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस पर कब्जा करेंगे, और दहशतगर्दी पर लगाम लगाना फौज की तरजीह है और इस पर वो मुसलसल काम कर रहे हैं। संजय साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने सियासत का जिक्र किया जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर बढ़ चढ़कर लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया वोटिंग का, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया। एनसी सरकार अच्छी खासी सीटों के साथ में अपनी सरकार बनाई है, इत्तेहाद की सरकार है। तो किस तरह से अब्दुल्ला सरकार को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए या उनको, ताकि ये जो दहशतगर्दी है, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जब से उन्होंने हलफ लिया है, नई सरकार बनी, तब से ये हमले बढ़ गए हैं, उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या हिकमत अमली अब्दुल्ला सरकार को अपनानी चाहिए या फौज को किस तरह से ताउन करना चाहिए ताकि इस तरह के जो हमले उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके, इनमें कमी लाई जा सके? देखिए यास्मीन जी, ये पहले भी, आज 10 साल पहले भी जो इलेक्ट्रिकली अब्दुल्ला साहब जो है वहां पे थे, उससे पहले महबूबा मुफ्ती भी वहां पे रह चुकी। तो ये पहली दफे नहीं है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे काम नहीं करती, लेकिन वहां पे क्या है, जॉइंट कमांड है। जॉइंट कमांड में जो है वो चीफ मिनिस्टर के नीचे डायरेक्ट काम करती है, जिसमें आपकी फौज, जिसमें आपके पुलिस, जिसमें आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस, सारे के सारे एक एकजुट होके और वो जो है चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्ट उसमें जो है करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब्दुल्ला साहब को अभी वापस वही जो 370 हटाने से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में फौज को पूरे के पूरे जो है पावर दे दी गई थी, वही पावर बाद फौज को देनी पड़ेगी। और फौज अपना जो है फिर एक जो है काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड कहते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड बनाती है। वो जम्मू का अलग होगा, वो कश्मीर का अलग होगा, और उस इंसर्जेंसी ग्रिड में फिर ये सारे के सारे जितने भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, ये मिलजुल के उस ग्रिड को जो है कंप्लीट करते हैं। और उस ग्रिड के अंदर जब भी कोई गड़बड़ होती है तो सारे मिलके जो है उसके यूनिफाइड कमांड होती है, और उसका यूनिफाइड कमांडर होता है जिसके आदेश से पूरा होता है। तो ये कुछ हो सकता है कि कुछ, क्योंकि हालात ठीक होने शुरू हुए थे तो कुछ इनमें खामियां आ गई हो। मुझे लगता है धीरे धीरे जब टाइम के साथ इनकी खामियों को दूर किया जाएगा और हमारा जो है काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से पहले कर रहा था, और जिस तरीके से पहले हमने इनके ऊपर कब्जा काबू किया है उसी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी काबू किया जाएगा। बिल्कुल इस पर काबू करने की ज़रूरत है और काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दी पर लगातार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दहशतगर्द को हलाक किया जा रहा है। संजय साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कल हमारी बात हो रही थी सथालिया साहब से, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी रिटायर्ड। उन्होंने बताया था कि पहले जिस तरह से काफ़ी लगाम लगा हुआ था, क्योंकि फौज से एलजी का जिक्र किया था उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे असर पड़ेगा सिक्योरिटी में? देखिए, सिक्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी जो फौज है वो
इस चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे प्रेसिडेंट रूल है या वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है। फौज का इस चीज पे कोई असर नहीं पड़ता। फौज की अपनी टैक्टिक्स होती है, फौज की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, फौज की जो है अपनी प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग फौज जो है अपने आपस में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर वो प्लानिंग करती है। जी। और उस प्लानिंग में जो ज्यादातर जो होता है यूनिफाइड कमांड में, उसमें वहां का जो सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर होता है, जैसे कश्मीर में है 15 कोर है, आप अगर यहाँ पे जाएंगे जम्मू में जाएंगे तो वहां पे 16 कोर है। तो जो कोर कमांडर्स हैं वहां पे वो जो है यूनिफाइड कमांड के इंचार्ज हैं, और वो पूरा का पूरा ऑपरेशन, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस हो, या जो है काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है जी। क्योंकि इंटेलिजेंस ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमला होने से पहले, एम्बुश होने से पहले फौज को सतर्क कर दे कि चांसेस है कि यहाँ पे आपकी गाड़ियों का एम्बुश होगा, तो इसलिए फौज पहले से ही तैयार है। अभी क्या हो रहा है कि वो हमला करते, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं जी। और पहले क्या होता था कि हम जो है पहले से ही हमको पता रहता था कि कौन कहां पे हमला करेगा, तो हम जो अपनी आरओपी जिसको कहते हैं रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, जो कि किसी भी सड़क से जब आर्मी कॉन्वॉय गुजरती है तो उससे पहले जो है फौज जो है डिप्लॉय हो जाती है सड़क के दोनों तरफ, और ये यकीन करती है कि वहां पे जब कॉन्वॉय गुजरेगी तो कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना जंगल की वजह से हर एरिया पे फौज को बिठाया नहीं जा सकता, और अगर सारे यही कार्य करती रहेगी तो फौज थक जाएगी। तो इसलिए ये टाइम टू टाइम हमको अपनी स्ट्रेटेजी, हमको अपनी टैक्टिक्स को चेंज करना पड़ता है हालात के हिसाब से। और मुझे पूरा यकीन है हमारी फौज इतनी काबिल है कि वो इस चीज पे धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लेगी। जी बिल्कुल, हमारी फौज का बिल्कुल बहुत ही काबिल है, और दहशतगर्दों के तमाम मंसूबों को नाकाम करने की अहलियत हमारी फौज पूरी तरह से रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और ख़बर में आपको बताएं कि इसमें हमारे साथ और मज़ीद चर्चा के लिए जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है इस एनकाउंटर के हवाले से, सर्च ऑपरेशन के हवाले से? देखिए, एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, और आपको बताऊं कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकल के आ रही है कि दूसरे आतंकी को भी मारा गया है। हालांकि कल 3 आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन सेना ने देर शाम तक सिर्फ एक ही आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की थी। लेकिन अभी जो हमारे स्पॉट पर सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि दूसरे आतंकियों को मारा जा चुका है, लेकिन अभी तक सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ऑपरेशन अभी भी ऑन है, फायरिंग की आवाज आ रही है, और देर रात तक वहां पर जवान जो है वो वहां पे बने रहे थे। उसके बाद रात को ऑपरेशन हॉल्ट किया गया था, और सुबह पहरी किरण के साथ ही ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया था। ये जो आतंकी हैं ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन के तहत भारत में घुसे थे, और किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए इनको भेजा गया था। लेकिन इनका जो हैंडलर था, उस हैंडलर से इनका संपर्क नहीं हो पाया, जिस कारण ये जोगुआ के जो ये यहाँ पे इलाका है वहां पर एक मंदिर में जा छुपे, और वहीं से ही इन्होंने कुछ देर लोगों को भी रोके रखा और मोबाइल लेने की, आगे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। जिसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने जो है एम्बुलेंस पे, सेना की उस पर हम फायरिंग की, और बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा जो मंदिर में मूर्ति है उसे भी क्षतिग्रस्त किया था, क्योंकि ये मंदिर में ही रुके हुए थे। उसके बाद सुरक्षा बल का पहुंच गए, और कल सुबह से ही, और आप कह सकते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है, अभी भी एनकाउंटर जारी है। एक आतंकी को मारने की सेना ने पुष्टि की है, और दूसरे आतंकी को मारा गया है अभी के मुताबिक ये पता चल रहा है, लेकिन सेना ने अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। काफी असला ये लेके आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, और ये भी हम कह सकते हैं कि सेना के लिए कि किसी भी सेना के जवान की कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि कल एक सेना के जो डॉग है, जो कि फैंटम नाम का था, उसकी शहादत जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी देर रात तक, चाहे वो बीएमपी टैंक्स नदी के रास्ते एनकाउंटर साइट तक लेना हो, या फिर ड्रोन के जरिए, या फिर जो कमांडोज हैं सेना के उनको उतारना हो, सब कुछ सेना ने किया है। और बहुत बड़ी बात है कि जो आतंकी हैं इनको इसी जगह पर न्यूट्रलाइज किया जा सके, इसी के तहत पूरा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और वहां पर किसी भी जाने की मनाही है, इलाके को खाली भी कराया गया है, इलाके को जाने की मनाही कर रखी है सबको, और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी यूनिट इस सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है, और क्या मकामी इंतजामिया की तरफ से किस तरह की मदद फराहम की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को? देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी उसमें बताया जाता है कि 32 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जवान हैं
वो इस इलाके में है, जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर और भी कहीं से आरआर की आगे जो यूनिट्स हैं, जो कमांड्स हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ जाती है साथ में, तो मल्टीपल इसमें जो है वो घेराबंदी की गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है। एक तरफ से अगर सेना बढ़ी है, इसको चारों तरफ से घेरने की जरूरत थी, जिस कारण जो है अलग अलग जगहों से सेना के जवानों को बीच में जंगलों में उतारा गया, पहाड़ों में उतारा गया है, और वहां पर चाहे वो ड्रोन का इस्तेमाल हो रैकिंग करने के लिए, इन पे पूरी नजर बनाने के लिए कि ये एस्केप ना कर पाए, क्योंकि बहुत दफा ये देखा जाता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी भाग जाते हैं। लेकिन वो स्थानीय आतंकी ज्यादातर या फिर पहले से बने हुए आतंकी जो है उन्हीं को इस तरह की मदद मिलती है। ये फ्लैश इन्फिल्ट्रेशन करके आए थे और इनका कोई यहाँ पे इनका हैंडलर इनके साथ नहीं था, ना ही इनके पास कोई रोड मैप था कैसे इन्होंने जाना है। कंफ्यूज से इसीलिए एक जगह ये फंसे हुए हैं, जिस कारण ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो रात के बाद अभी सुबह भी जो है फायरिंग हुई है, और जिस जगह ये रात को थे वहीं बने हुए हैं और वहीं पर इनको मारा भी गिराएगी सेना। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एलओसी से क्रॉस करके आए हैं, तो क्या टनल के जरिए कोई टनल है या फिर पहाड़ी जो कंटिके तारों को ये हटा करके आए हैं, किस तरह से ये आए हैं, ये आगे पूरा सेना पर जो है वो जांच पड़ताल करेगी। लेकिन बहुत बड़ी बात, चाहे अखनूर सेक्टर हो, नौशहरा सेक्टर हो, सुंदरबनी सेक्टर हो, वहां पर बहुत बड़े बड़े आर्मी के यूनिट्स हैं, कमांड्स हैं, तो वहां पर इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान लगातार जो है आतंकियों को यहाँ भेजता है। लेकिन बड़ी बात सेना लगातार मुस्तैद भी नजर आती है। लेकिन पिछले दिनों का अगर हम देखें जिस तरह से आतंकियों ने पैटर्न बदला है, तो सेना क्योंकि हर जगह तो डिप्लॉय नहीं हो पाती, ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको देखते हुए ये अलग अलग अपनी पैटर्न बदल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा सेना को नुकसान पहुंचा पाए। ऐसे में इनके नई जो इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत ज्यादा काम करना होगा। इसके लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस बढ़ाने की भी जरूरत है। तो ग्राउंड इंटेलिजेंस बढ़ाने की जरूरत है। ख्वाहिश हम देख रहे हैं कि टैंक भी भारतीय फौज ने उतारे हैं दहशतगर्दों की तलाश के लिए, और भी तमाम तरह की तकनीकी सहायता ली जा रही है दहशतगर्दों की तलाश में। तो किस तरह से मददगार साबित होंगे ये टैंक और ये बाकी सारे जो जिस तरह से दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है? देखिए, ये बीएमपी टैंक्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें गन्स जो हैं ऊपर लगाई गई होती है, माउंट होती हैं गन बीएमपी टैंक्स के ऊपर, तो ये सटीक फायर के लिए बहुत ज्यादा जो कारगर साबित होती है। वहीं दूसरी टैंक की बात करें तो अगर आतंकी हमारे जवानों के पास जो है ग्रेनेड से फायर करते हैं या किसी भी तरह के हैवी वेपन हथियार से एमुनिशन से वो करते हैं, तो बीएमपी के अंदर रहने से वो सुरक्षित रहेंगे। तो बीएमपी टैंक्स जो है अगर नदी के किनारे कहीं बैठे भी हुए हैं तो वहां पर पास जाकर ये उनको मार सकती है। इससे पूर्व में हमने अगर बात करें तो जो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन जम्मू में हमला हुआ था, आतंकी अंदर घुस गए थे, तब हमने देखा था कि टैंक्स का इस्तेमाल किया गया। टैंक्स अंदर हमें जाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब काफी देर के बाद फिर से ये इस तरह के बीएमपी टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है। पैराट्रूपर्स अंदर जो है वो भेजे गए हैं। तो मल्टीपल अपनी इक्विपमेंट्स का या फिर मैन पावर का इस्तेमाल सेना कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए बिना अपना नुकसान किए, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से आतंकियों ने कई सेना के जवानों को जो है उनको शहीद किया है। तो ऐसे में भारत के पास भी बदला लेने का ये माकूल स्थिति है। जी ख्वाहिश, लोगों का क्या कुछ रद्द अमल आ रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं इलाके में सर्च ऑपरेशन है, तो उन लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उन लोगों का क्या कुछ उनके लिए इंतजामिया और फौज की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? लोगों में कैसा माहौल है इस वक्त? देखिए, लोग सबसे पहले जो है सेफ जो लोकेशंस पे हैं उनको वहां बनाए रखा हुआ है, और सभी को पता है कि आतंकी हैं, विदेशी आतंकी हैं, तो ये बड़ा कुछ कर सकते हैं। ऐसे में जब तक पूरे इलाके को आतंकियों को मार करके वहां पर पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं कर लिया जाता, यहाँ के देखा नहीं जाता कोई असला किसी तरह का ना हो, तब तक आम सिविलियंस को उस इलाके में जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। बाकी सभी के लिए यही कहा गया है कि आप सेफ शेल्टर्स में जाइए, क्योंकि लगातार प्रशासन भी सबसे नजर बनाया होगा, किसी भी चीज की जरूरत है वो मुहैया करवाई जा रही है। और लोग जो है वो यही चाहते हैं कि जो भी आतंकी उनके इलाके में, उनके घरों में उनके आए हुए हैं, तो उनको मारा जा सके ताकि वो फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। और ऐसे में सेना के साथ वो पूरी अपनी जो है वो कैसा सपोर्ट देते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी ख्वाहिश, किस तरह के अभी त्योहार का हम देख रहे हैं, दिवाली है और भी कई सारे त्योहार इस बीच होने हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ कोई पाबंदियां लगाई गई हैं? क्या कुछ खास किया गया? क्योंकि त्योहार है, भीड़ भाड़ होती है, बाजारों में भी भीड़ होती है, तो क्या कुछ खास इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, इस समय हर जगह हमें भीड़ नजर आ रही है, रश नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि साफ तौर पर जिस तरह से अभी जो रश है, जो दिवाली का सीजन है, तो काफी भीड़ भाड़ है मार्केट में। और चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिट्स हो, डिफरेंट यूनिट्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, वो शहरों में जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। आउटर सर्कल में जो जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं,
वहां पे जो है वो सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट की गई है। और चाहे वो जम्मू हो, पुंछ हो, राजौरी हो, सांबा कठुआ हो, जितने भी बॉर्डर से लगते इलाके हैं, सब में इस समय हाई अलर्ट है। और चाहे वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, जम्मू दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हो, जो सीमा के पास से गुजरता है, वहां पे सुरक्षा कड़ी की गई है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू पुंछ हाईवे है, वो भी इस सुरक्षा कड़ी की गई है। वहां पर भी कई सारे टनल्स का और 4 लेन हाईवे का जो है काम चल रहा है, तो वहां पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और स्थानीय लोगों को भी एज ए VDG के तहत उनको जो है वो गन्स वगैरह दी गई हैं, तो वो भी वहां पर जो सुरक्षा है वो प्रदान करते हुए नजर भी आ रहे हैं।